नमस्ते सर। कैसे हैं गगन आप? ठीक है सर। गगन, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम गगन सिंह मीना है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ज़िले से ही की है तथा अपना ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी सिविल इंजीनियरिंग विभाग में किया है। और मेरा मीनापति पद गीत गाना और सुनना तथा ग्राम विकास समिति में एक सदस्य के रूप में सामाजिक कार्य करना मेरी रुचि है सर। बहुत बढ़िया। गगन, आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस बारे में कुछ सुना है? जी जी। सर। क्या जानते हैं आप इसके विषय में? सर भारत सरकार के द्वारा जो आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं उसको मनाने के लिए एक आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक धरोहर है। उसके अलावा एक समिति का जो राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है। अच्छा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की किस धारा ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? सर मैं मानता हूँ कि मुझे जो सर्वाधिक प्रभावित किया है वो जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में, जो आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, उसने सर मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अगर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी त्रिपुरी का चुनाव जीत जाते तो क्या प्रभाव पड़ते हो? क्या प्रभाव पड़ता है उसका? सॉरी सर, इस सर इसके बारे में सर। जानते हैं, जो एक तरह का टसल हुआ था सुभाष चंद्र बोस के बीच में और गांधी जी के बीच में। सर, इसके बारे में सर आइडिया आइडिया। है, लेकिन सर जो एग्जैक्ट आइडिया कि किस कारण से वो टसल हुआ था और उसके क्या परिणाम हुए थे उसके बारे में आइडिया नहीं है सर। आपने कहा कि आपकी रुचि जो है वो ग्राम विकास समिति में एज मेंबर काम करने की रही है। अभी भी आप काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं? ये सर अभी भी सर इससे जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। जब भी मुझे काम जाने का मौका मिलता है तो मुझे वहाँ पर किसी भी रूप से, और अगर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ तो गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम आती है, कोई योजना आती है, उसकी क्या पात्रता है, कौन उसका लाभार्थी बन सकता है, तो उन सब के बारे में मैं इसको सूचित करता हूँ सर। ऐसी 3 योजनाओं के बारे में बताइए जिनका लाभ आपने ग्रामीणों को पहुंचाया है। सर एक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत हमारे गांव के कौन कौन इसके अंतर्गत लाभार्थी है उनके बारे में मैंने उनको सूचित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है इसके बारे में मैं उनको अवगत करवाया है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं, उसमें किस प्रकार से उसका लाभ लेना है उस बारे में भी मैंने बताया सर। अगर हमें ग्रामीण इकोनॉमी में जीवन भोगना, तो ऐसे कौन से 3 स्टेप्स होंगे जो हम ले सकते हैं? सॉरी सर, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। अगर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें हमें जान डालनी है, तो हम ऐसे कौन से 3 स्टेप ले सकते हैं आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो हमको एग्रीकल्चर के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत जैसे लाइव स्टॉक होता है, उसके अलावा इसमें मछली पालन भी है, दुग्ध पालन भी है, इन सभी क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। दूसरा सर हमको ग्रामीण जो पर्यटन है उस पर्यटन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और तीसरा सर जो ग्रामीण संस्कृति है, अगर उस संस्कृति है जो वहाँ की परंपरा है अगर हम उसको प्रोत्साहन करते हैं तो वहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ ही हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा है उसका भी संरक्षण होगा। बहुत अच्छा। आपने एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम किया है एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ कॉलेज। क्या रोल रहा था आपका गगन इसमें? सर वहाँ पे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था जिसमें जो विभिन्न कॉलेजों की टीम आई थी, तो उसमें जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर था उसका मैं कोऑर्डिनेटर था। जो टीम आने वाली थी उन टीमों को किस हॉस्टल में रहना है, कहाँ पे उनको खाना खाना है, किस टाइम पे उनका मैच है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन करने का मेरा दायित्व था सर। इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन जहां पर ऐसा कोई खेल महोत्सव चल रहा है जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अचानक दो गुटों में किसी सामाजिक या राजनीतिक विषय को लेकर मतभेद हो जाता है और बात मारपीट तक चली जाती है। अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? सर सबसे पहले मेरा दायित्व है कि उन्होंने जो मारपीट हुई है, मारपीट के स्तर पर जो पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो फिजिकली रूप से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं,
तो इस वजह से पहले सबसे पहले तो मुझे वो सारी चीज़ रोकने की आवश्यकता है। उसके लिए मैं एक मध्यस्थता के रूप में या फिर जो दोनों टीमों के जो कैप्टन है उन कैप्टन से बात करने की कोशिश करूँगा, और बात करने के माध्यम से उन्हें समझाने की सबसे पहले जो वो फिजिकली रूप से अटैक ना करे। और दूसरा सर, जो खेल के अंतर्गत जो एक टीम भावना होती है, टीम भावना का जो महत्व है उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि खेल को एक खेल के नियमों के माध्यम से खेले। और इसके साथ ही सर, जो आने वाले टाइम पे जो खिलाड़ी है, जो जो भविष्य में जो और बच्चे इस खेल में सम्मिलित होंगे, उनको उनके लिए एक सबक मिले, उसको एक केस स्टडी के माध्यम से, कि इस जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को किस प्रकार से हैंडल किया गया था, ताकि जो भविष्य में भी इस प्रकार की घटना ना हो। आपने खेलो इंडिया के विषय में सुना है? जी सर। क्या फुटबॉल का खेल आयोजित किया जाता है खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत? सॉरी सर, इस बारे में एग्जैक्ट तो मुझे डिटेल्स पता नहीं है सर। क्रिकेट, क्या क्रिकेट को सम्मिलित किया गया है खेलो इंडिया के अंदर? सॉरी सर, जो एग्जैक्ट डिटेल मुझे इसके बारे में पता नहीं है, मुझे सर थोड़ा प्रोग्राम के बारे में पता है। आप ये जानते हैं 2022 का खेलो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित होने वाला है? सॉरी सर इसके। गगन, ऐसे 3 मूल्यों को प्रस्तुत करिए जो आपके पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डिफाइन कर देते हैं। सर, एक तो मेरे अंदर धैर्य है, क्यों सर यूपीएससी की परीक्षा के अंतर्गत काफ़ी काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरी सर, जो लर्निंग एक्टिविटी है वो मेरे अंदर है, कि नई चीज़ों को सीखना, उनको पढ़ना, वो मेरी रुचि भी रही है। और तीसरी चीज़ सर, सोशल कनेक्ट मेरे अंदर है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, किसान है, उनके साथ उनकी मुख्य समस्या किस प्रकार की रहती है, वो मेरी पर्सनालिटी के अंदर है सर। क्या आपने अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा किया है जिसकी गवाही आपकी अंतरात्मा ने आपको ना दी? यस सर। सर, एक बार जैसे कॉलेज में था, तो कॉलेज में काफ़ी सीनियर बोलते थे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप कितना ही पढ़ लो, इसमें आप पास नहीं हो सकते, क्यों आप हिंदी मीडियम से आते हो, तो उस वजह से। लेकिन सर, जो मेरे अंदर इसकी गवाही, जो अंतरात्मा थी वो इसकी गवाही नहीं देती थी। लेकिन बाद में सर, एक तरीके की जो ओवर थिंकिंग थी उसकी वजह से उस सब्जेक्ट में मैं फेल भी हो गया था। लेकिन जब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, और आने वाले टाइम में उस सब्जेक्ट में सर मैं टॉपर था। गगन, क्या आपको लगता है कि जो राजभाषा विभाग है उसने एक अच्छा काम नहीं किया है पिछले 70-75 वर्षों में? इसी कारण जो हायर एजुकेशन है उसमें आज भी हम अंग्रेजी पर निर्भर हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, कॉमर्स हो। हिंदी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल होती है हायर एजुकेशन को एक दूसरे लैंग्वेज में पूरे तरीके से पढ़ने के लिए? और क्या आप इस फेलियर का पूरा दायित्व भारतीय राजभाषा विभाग को? सर, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि राजभाषा विभाग ने एक अच्छा काम नहीं किया है। उसने सर अपने स्तर पर काफ़ी बढ़िया कार्रवाई की है, जैसे अन्य भाषा को प्रमोट करना, उनके साहित्य को प्रमोट करना, एक दूसरे भाषा के बीच में लिंकेज करना। लेकिन सर, ये भी बात सही है कि जो हमारी जो स्थानीय भाषा है, हिंदी भाषा है, उनका कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है, दूसरे क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में प्रभाव कम हुआ और अंग्रेजी का महत्व बढ़ा है। अंग्रेजी का जो महत्व बढ़ने का सर एक कारण ये भी रहा है कि वैश्विक स्तर पर जब ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो रोज़गार पाने के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी की आवश्यकता भी होती है। और भारत की जो सर्विस सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ भी किया है। उसका ग्रोथ करने का एक कारण ये भी रहा है कि सर हमारे यहाँ पे जो अंग्रेजी है काफ़ी बड़े स्तर पर बोली भी जाती है। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हूँ आपके इस बयान से, क्योंकि जब मैं जापान को देखता हूँ या जर्मनी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इन्होंने ग्रो किया है अंग्रेजी का सहारा लिए बिना। क्या आप अब अपना बयान बदलना चाहेंगे? नहीं सर, हाँ ये बात तो सही है सर। जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, चीन है, इन्होंने अपनी स्थानीय भाषा को ही प्रमोट करके ग्रोथ किया है। लेकिन सर, मैं ये तो नहीं मानता कि सर जो अंग्रेजी भाषा है वो बस उसे हमें बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ जो हमारी स्थानीय भाषा है, उन स्थानीय भाषा की जो शब्दावली है, उनके जो कोर्स है, उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंतर्गत भी जो स्थानीय भाषा है, जैसे हिंदी है, तमिल है, बंगाली है या गुजराती है,
इन सभी भाषाओं में भी कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये चीज़ हमें भी देखने को मिलेगी कि हमारे यहाँ पे भी जो स्थानीय भाषा है उन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, मानिए पश्चिम बंगाल की सरकार तमिलनाडु की सरकार को एक ऑफिशियल चिट्ठी लिख रही है, तो हिंदी और अंग्रेजी, बांग्ला और तमिल के अलावा किस भाषा में लिखी जा सकती है वो चिट्ठी? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या बांग्ला के अलावा किस भाषा में वो चिट्ठी लिखी जा सकती है जिसे ऑफिशियल लेटर माने? पश्चिम बंगाल की सरकार चिट्ठी लिख रही है तमिलनाडु की सरकार को। सॉरी सर, इसके बारे में जो टेक्निकल डिटेल्स है वो तो सर अभी मुझे इतना याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर मुझे वो पता होनी चाहिए था। सर, यस सर। लेकिन आपका स्पोर्ट्स से कुछ खास लगाव नहीं लग रहा है मुझे। आपका ना ही आपके डैश में मुझे कहीं नजर आया कि आपने स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया है, और जो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर का आपने काम किया वो मुझे दिख रहा है खाली अपने कोऑर्डिनेशन का ही काम किया है। स्पोर्ट्स में कभी आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुए? ये सर एक्टिवली में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। इसका सर एक कारण ये भी रहा था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में लगभग जैसे क्रिकेट है, इसी टाइप के खेल ज़्यादातर लोग खेलते हैं। लेकिन सर उन खेलों में भी मेरी इतनी रुचि नहीं थी कि मैं वहाँ पे उनका इतना प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। और सर जैसे एक अपने अंदर से अगर कोई कार्य करने का मन नहीं होता तो सर मुझे नहीं लगता कि उन खेलों में मैं अपने साथ कुछ नया कर पाता। कौन कौन से खेल है जिनको आपने खेलने की कोशिश की है? सर ऐसे मैंने क्रिकेट खेलने की कोशिश, मतलब क्रिकेट में जैसे गांव जाता हूँ तो वो खेलने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा सर बास्केटबॉल और बैडमिंटन ये मैंने खेलने की कोशिश की है। और कोई ऐसे गेम्स जो आप फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड, दुनिया के स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे? मैं हॉकी को देखना पसंद करता हूँ सर। आपका जन्मदिन 6 जून को है। 6 जून को एक बहुत बड़े खिलाड़ी का जन्म हुआ था, ये आपको आइडिया है? सर खिलाड़ी का नाम का तो आइडिया नहीं है, लेकिन सर 6 जून को मैं ये बताना चाहूँगा कि बिम्स्टेक थी, उसकी स्थापना भी सर 6 जून 1997 को हुई थी, जिस दिन सर बिम्स्टेक, उसकी स्थापना भी सर 6 जून 1997 को, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उसी दिन हुई थी सर। गुड। आपने आईआईटी बीएचयू से आपने किया है अपना बीटेक, और अच्छे नंबर्स आपने पाए हैं, और आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आप कॉर्पोरेट करियर क्यों नहीं चूज किया? सर इसको ज्वाइन करने के पीछे सर मेरे दो कारण थे। एक तो सर सिविल सर्विस के अंदर का काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है, काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। दूसरा कारण, सब मैं जब गांव से अपने कॉलेज गया था तो मैं वहाँ अलग अलग स्टूडेंट्सों से मिला। मैंने सरकार की बहुत सारी स्कीमों के बारे में जाना कि वो सारी स्कीम जो ऐसे तो चलती है कागज़ों पे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो किसानों को या फिर गरीब है मजदूरों को उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो सर सिविल सेवा हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिनके माध्यम से न केवल हम नीति निर्माण बल्कि जो नीति कार्यान्वयन में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आपके दिल में ये कब ये आया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? सर वास्तव में तो ये जब मैं कॉलेज में था, जब सेकेंड ईयर तक ख़त्म होने वाला था, उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसका पाठ्यक्रम, किस प्रकार से एग्ज़ाम होती है, कैसे कैसे एग्ज़ाम का नेचर होता है, तो उन सब के बारे में जानने की कोशिश की थी। आपने 4 अटेम्प्ट किए हैं, और आप एक बार इंटरव्यू में पहले भी आ चुके हैं। तो उस इंटरव्यू के बारे में मुझे बताइए, क्या रहा आपका परफॉर्मेंस, और सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था? सर उस इंटरव्यू में मुझे 161 मार्क्स मिले थे। सिलेक्शन नहीं होने का कारण सर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मैं एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन के अनुरूप मुझे मार्क्स नहीं मिले थे। तो उस वजह से सर जो मार्क्स थे वो 25 मार्क्स जो कट ऑफ थी उसमें कम रह गए थे। राइट, रिटर्न में। ओके। और आपने सीएपीएफ का भी एग्जाम दिया था, तो वो भी आप क्लियर नहीं कर पाए थे? सीएपीएफ का रिटर्न मेरे से क्वालिफाई हुआ है, हम्म। लेकिन सर उसका जो फिजिकल था उस फिजिकल में सर मैं मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ था।
अब की बार आपका रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा रहा है? इस बार रिटर्न परफॉर्मेंस जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछली बार से काफ़ी बेहतर हुआ है और सारे सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो काफ़ी इम्प्रूव होने की संभावना है। अगर आपको आपके इंटरव्यू में अगर 160 मार्क मिलेंगे तो आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे? सर ऐसे तो मैं नहीं बोल सकता कि सर 160 मार्क्स मिलते हैं तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि सर अभी मुझे एग्जैक्ट मैथ्स के जो मेंस के मार्क्स है वो भी पता नहीं है। मैं और स्टूडेंटों के कंपेरिजन में परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट टू योर परफॉर्मेंस। सर मुझे नहीं लगता कि सर पिछली बार 161 मिले थे तो उसके कंपेरिजन में सर मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया है, तो मैं चाहता हूँ मुझे लगभग 180 से अबव मार्क्स इस बार मिले। गुड। आपके पिताजी का प्रोफेशन एग्रीकल्चर है, कितनी जमीन है आपकी? सर ऐसे हेक्टेयर में तो 1.5 खैर हेक्टेयर। है, और बीघा में देखे तो सर 5 बीघा ज़मीन है सर। क्या क्या उगाते हैं? सर जैसे रबी के सीज़न में हम जो सरसों है, चना और गेहूं इनकी खेती करते हैं, और जो खरीफ के सीज़न में बाजरा और तिलहन की खेती करते हैं। अभी जो रिसेंटली फार्म लॉज थे वो वापस ले लिए गए थे, सही कदम था या नहीं? सर मैं मानता हूँ कि जो पहले के जो फार्म लॉ थे जो छोटे और सीमांत किसान है उनके लिए सर लाभदायक थे। हो सकता है कि उन्हें बड़े किसान किसानों को उनसे कुछ नुकसान हो, लेकिन छोटे किसानों के दृष्टिकोण से, जैसे सर मेरे पिताजी है, तो उन सब के दृष्टिकोण से वो जो फार्म लॉ थे वो सही थे। और ऐसे में जो कृषि सुधार है, उन कृषि सुधारों के लिए कहीं ना कहीं विरोध तो होता है। जो सरकार ने वो वापस लिए है वो मैं मानता हूँ कि सर एक अच्छा कदम तो नहीं था। आप अपने ग्राम विकास समिति के मेंबर हैं, मुझे तीन कुछ ऐसे अपने एक्शंस बताइए जो आपने ग्राउंड लेवल पे लिए हैं जिसमें आपको बहुत खुशी मिली है। सर एक तो लोगों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसका लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनका जो आधार कार्ड था वो एक्टिव नहीं था। तो मैंने जैसे गांव गया था तो 50-60 लोगों का जो आधार कार्ड है वो उसके माध्यम से एक्टिव किया। एक कार्य ये था। दूसरा का सर जो आयुष्मान भारत योजना है वो सरकार ने चलाई थी, लेकिन जो लोग हैं उसको कैसे लाभ लेना है, कौन कौन उसके लाभार्थी है, लोगों को ये भी पता नहीं था कि सर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत कौन कौन से लोगों का नाम आता है। तो मैंने जो लोगों की लिस्ट बनाई, उस फिर उसका प्रिंट आउट लिया और गांव का जो पटल होता है सरपंच के माध्यम से लोगों को बताया कि इसका लाभ इस प्रकार से ले सकते हैं। तीसरा सर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो कि कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, सरपंच किस प्रकार से सहायता कर सकता है, ग्राम सेक्रेटरी की इसमें क्या भूमिका होती है, कैसे मकान बनाना है, कौन कौन से मटेरियल का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उन सब कार्य मैंने वहाँ पे लोगों को बताए और उनका काफ़ी अच्छा परिणाम भी हुआ है। इसके अलावा सर एक कार्य मैं बताना चाहूँगा कि जैसे लड़कियों के लिए जो राजस्थान सरकार के द्वारा काफ़ी स्कीम चलाई जाती है, तो गांव में सर लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता। स्कूटी है, लैपटॉप है, तो वो उन सब के बारे में मैंने बताया। तो सर आज उसका नतीजा ये है कि हम गांव की जो लड़कों की बजाय जो लड़कियां है वो टॉप करती है सर। वेरी नाइस, गुड। जैसे आपने बताया जो आपने काम किए, तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपका गोल पॉलिटिक्स ज़्यादा आपको सूट करता है बसपत इसके कि सिविल सर्विसेज? सर मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स वो करता है, क्योंकि सर एक हमारे सामाजिक दायित्व भी होता है कि जो हम चीज़ जानते हैं और समाज के उन लोगों को बताए जो उन सब के बारे में नहीं जानते। तो सर जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी के दौरान इन सब स्कीमों के बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि इन सब स्कीमों के बारे में तो गांव के लोगों को पता नहीं रहता। सबसे पहले अपने पिताजी से पूछा तो उनको भी इनके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो इसलिए सर ये मेरा दायित्व भी था और एक मेरी जिम्मेदारी थी एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में कि अपने ग्रामीण वासी है जो अपने सहयोगी है उन सबको इन स्कीमों के बारे में बताऊं। तो आपको नहीं लगता कि आप अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप ये वाला काम और ज़्यादा बेहतर स्तर पे कर पाएंगे? नहीं सर ऐसा तो सर मैंने अभी सोचा भी नहीं कि सर अभी राजनीति में कुछ जाना है, क्यों सर वर्तमान में तो सिविल सेवा के माध्यम से भी ये सारे काम सर अच्छे से किए जा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन। अभी आपने गौर किया होगा कि जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते थे वो बिल्कुल जो जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल जमीनी स्तर के ऊपर। यहाँ तक कि पद्मा अवार्ड्स का नाम भी अब लोग उसको पीपल्स पद्मा अवार्ड्स कहते हैं। तो इसका आपके व्यूज क्या है इसके बारे में? सर मेरा मानना है कि जो सभी लोगों की इसके अंतर्गत भागीदारी होनी चाहिए, क्यों सर जो ग्रामीण लेवल पर जो काम करता है जो वास्तव में वो लोगों को दिखता नहीं है उतना।
अगर हम उन सब लोगों के कार्यों को, किन परिस्थितियों के अंतर्गत उन्होंने ये सारे कार्य किए हैं, कैसे कैसे उनके जो लक्ष्य रहे हैं, कौन कौन सी वो कठिन परिस्थिति रही है, अगर उन सब लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, जो लोकतंत्र के अंतर्गत, ये सभी लोगों को इसके अंतर्गत शामिल करे और सभी लोगों को पुरस्कृत करे। तो जो छोटे लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र पे महिलाओं के लिए वृक्षारोपण के लिए जो कार्य करते हैं, उनको इसके माध्यम से और प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे सर मैं एक राजस्थान का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो राजस्थान का एक पीपलांतरी ग्राम है, जहाँ पे हेमताराम भामू, जो प्रत्येक लड़की का जब जन्म होता है तो वहाँ पे एक वृक्ष लगाया जाता है। तो उनको पिछली बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर ऐसे उन सब के बारे में दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में पता चलेगा तो वो इन इसी के माध्यम से अपने कार्यों को और प्रोत्साहन देंगे, और जो लड़कियों का जो समाज के अंतर्गत जो नकारात्मक प्रवृत्ति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं से समाप्त होगी। तो आपको मानना है कि अच्छा है और ऐसे चलन ऐसे ही रहना चाहिए। चलो, जस्ट अपनी लड़कियों की बात की, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं आप, और वहां पे आपको एक खबर मिलती है कि एक किसी गांव में अखा तीज के ओकेजन के ऊपर, वहां पे आपको पता होगा अखा तीज के ओकेजन पे चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, बाल विवाह होते हैं। कोई एक ऐसे बाल विवाह का एक आयोजन होने वाला है, और आपको एक दिन पहले खबर मिल जाती है उसके बारे में, क्या करें? सर सबसे पहले तो जो बाल विवाह है वो न केवल सर जो अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। तो सर मैं हर स्थिति में इसको रोकने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सर मैं जो सरपंच के माध्यम से या ग्राम सहायक के माध्यम से उनको इसको सूचित करूंगा कि आपके गांव में ये बाल विवाह होने वाला है और किसी भी स्थिति में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कि सर अगर फिर भी अगर वो बाल विवाह को सरपंच रोकने में असफल रहता है तो सर मैं खुद वहाँ स्थिति, जहाँ जो मौका है जहाँ पे बाल विवाह हो रहा है वहाँ पे जाऊँगा और उन लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि ये न केवल गैर कानूनी है बल्कि अवैध भी है। अगर आप ये बाल विवाह करवाते हैं तो ये आपके विरुद्ध कदम उठाए जा सकते हैं। अगर सर फिर भी ये स्थिति, फिर भी बाल विवाह होता है तो ऐसी स्थिति में सर जो कानून भी एक बोलता है कि अगर किसी बच्चे का जो 18 वर्ष से, लड़की 18 वर्ष, लड़का 21 वर्ष से कम विवाह होता है तो जो जिला अधिकारी है वो उसके परिवार वालों को भी दंडित कर सकता है। और मैं फिर लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही सर जो गांव के जो सरपंच है, जो सहायक है, वहाँ आशा है, आंगनबाड़ी है, अगर इनका हम जिम्मेदारी दें उनको, उनके ऊपर इसका उत्तरदायित्व दे कि अगर गांव में कोई भी विवाह है वो 18 वर्ष जो बाल विवाह ना होना चाहिए, तो जो भविष्य में इस प्रकार की जो घटनाएं उनको हम रोक सकते हैं सर। अगर आपको पता चले कि जो वहाँ का लोकल एमपी एमएलए है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर क्या करेंगे आप? सर क्यों सर, अगर एमपी है, एमएलए, अगर कोई भी इसको ऑर्गेनाइज करता है तो सर एज ए सिविल सर्वेंट मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कानूनों को अच्छे तरीके से लागू करूं, तटस्थ रूप से लागू करूं। अगर वहाँ पर सर एमपी और एमएलए कोई भी अगर ऑर्गेनाइज करता है वो कानून के विरुद्ध है तो सर मैं सबके प्रति जो कार्रवाई करूंगा सर। थैंक यू। गगन, यस सर। गगन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे राज्यों में जो दलित्स हैं और माइनॉरिटीज हैं वो एक घेटो बना के रहती हैं। क्या कारण है उसका और क्या हमें उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए? हाँ ये बात तो सही है कि सर जैसे दलित है और आदिवासी है, ये सब लोग जो जो गांव होता है उस गांव के एक कोने के अंतर्गत उनको डाल दिया जाता है या फिर वहाँ पे ही उनको बसाया जाता है। इसका सर एक कारण जो हमारी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो छुआछूत थी उसके कारण ये सब हुआ था सर पहले। लेकिन सर वर्तमान समय में काफ़ी जो दलित है या फिर आदिवासी है वो अब गांव के बीच में भी बसने लगे हैं। और मैं मानता हूँ कि सर जो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी, जो नकारात्मक अभिवृत्ति थी, इसको समाप्त किया जाना चाहिए सर। कैसे आप समाप्त कर सकते हैं इसको? सर इसको समाप्त करने के लिए सर मैं एक बहुआयामी अप्रोच बताना चाहूँगा। एक सर की जो ग्रामीण स्तर पर जितने भी समारोह होते हैं उन समारोह में सब लोगों की भागीदारी हो, चाहे वो मिड डे मील का प्रोग्राम हो या फिर कोई सामूहिक कार्यक्रम हो या फिर सामूहिक भोज हो, उन सब में उनको शामिल करें। इसके साथ ही सर जो शिक्षा का माध्यम है, उनके जो अधिकार है, उनके क्या कर्तव्य है, उन सब के बारे में उनको अवगत कराएं। इसके साथ ही सर जो दूसरे लोग हैं उनका उत्पीड़न करते हैं या फिर उनके प्रति जो भेदभाव करते हैं उनको हमें कानून का सहारा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि कानून उनको एक अधिकार भी प्रदान करता है कि वो न केवल स्वतंत्र रहे बल्कि वो समान तक अधिकार भी देता है। अगर हम उन सब लोगों को बताएंगे कि ये न केवल SC ST एक्ट बल्कि जो SC ST एक्ट का भी उल्लंघन करता है तो इन सब के माध्यम से सर हम इसे निपट सकते हैं।
राजस्थान में अभी एक दो दिन पहले आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में, आप जानते हैं उसके बारे में? सॉरी सर, आंदोलन के बारे में तो सर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि आंदोलन किस मुद्दे को लेकर हुआ था। लेकिन सर हाँ, ये बात तो सही है कि काफ़ी बार जो SC/ST एक्ट है उसका उल्लंघन होता है और उसको नकारात्मक रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके लिए सर हमको, ताकि जो लोग, आप SC/ST एक्ट का एक स्पेसिफिक प्रोविजन बता सकते हैं जिसका दुरुपयोग होता है बहुत ज्यादा? सर ये एक तो गैर जमानती है, इसका सर काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग होता है। तो उसको हम बदलना चाहिए। ये तो नहीं बोल, उसे बदलना चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक इस प्रकार के प्रोविज़न किए जाने चाहिए ताकि लोग इसका जो गलत दुरुपयोग न करें। क्योंकि सर अगर इस प्रकार से कानूनों का दुरुपयोग होता है तो दूसरे लोग होते, तो दूसरे समाज के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कानून के जो प्रति है वो नाराज़गी उत्पन्न होती है और फिर वो कानून का लगातार उल्लंघन करने लग जाते हैं। गुड। सवाई माधोपुर कौन से डिविजनल कमिश्नरेट में आता है? सर भरतपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। ओके। सवाई माधोपुर में आपको अगर अंदाजा है तो कुछ साल पहले तक टाइगर हंटिंग बहुत पॉपुलर थी। ट्रॉफी हंटिंग करके एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको जानकारी है इसके बारे में। ट्रॉफी हंटिंग हमें अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सॉरी सर, ट्रॉफी हंटिंग के बारे में सर मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सर मैं जाके इसके बारे में एक बार देखना चाहूँगा सर। ठीक। रणथंभौर नेशनल पार्क, उसकी टॉप 5 स्पीशीज के बारे में बताइए मुझे। सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो वहाँ पाया जाता है। उसके अलावा सर वहाँ पे सांवल पाया जाता है। इसके साथ ही सर वहाँ पे जो चिंकारा है वो वहाँ पाई जाती है। सर वहाँ नीलगाय पाई जाती है। और उसके अलावा सर अभी 4 याद कर पा रहा हूँ। बहुत सारे गांवों में जो लोग गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेने के अधिकारी नहीं है वो भी उसका लाभ लेने में कामयाब होते हैं। क्या आपके गांव में भी आपने कभी ऐसा देखा है? ये सर होता है, क्योंकि जो स्कीम है उनके अंदर सर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों की प्रॉब्लम रहती है। जो लोग उसके लाभार्थी वास्तव में होते हैं वो उससे एक्सक्लूड हो जाते हैं, और जो लाभार्थी नहीं होते उसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। मैंने सर ये देखा है, क्योंकि सर जब जैसे BPL स्कीम है उसके अंतर्गत नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लोगों को जो खाद्य सुरक्षा मिलती है, लेकिन सर काफ़ी सारे ऐसे परिवार भी उसके अंतर्गत शामिल है जिनकी आय न केवल 10 या 12 लाख से ज़्यादा है, बल्कि उनके अंतर्गत सारे जो साधन है, जैसे गाड़ी होना। फिर करने के लिए कुछ किया, कोई कदम उठाया आपने? सॉरी सर, उसके बारे में तो मैंने सर ऐसा कोई कदम, आपने कोई कदम नहीं उठाया कभी, आपको जानकारी होने के बाद भी? सर इसके बारे में तो मैंने कदम नहीं उठाया, लेकिन सर मुझे ये करना चाहिए था सर, एक जिम्मेदार नागरिक का होना था सर। रूरल लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिया में नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार रूरल लोकल बॉडीज अपनी जरूरत का सिर्फ 5% अपने खुद के रेवेन्यू से हासिल करती हैं और बाकी जरूरतों के लिए वो निर्भर है राज्य सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। तो इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर ये बात बिल्कुल सही है जो आप बोल रहे हैं कि जो 95% के लिए वो केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर है। इसके लिए सर हमको 3-4 कदम उठाने की आवश्यकता है। एक तो सर जो रूरल इकोनॉमी के अंतर्गत जो क्षेत्र है, जैसे जो पर्यटन है, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो मेले का आयोजन होता है, उन सभी में हम एक शुल्क लगा सकते हैं। उन शुल्क के माध्यम से वो इसका जो शुल्क कलेक्ट कर सकती है और उसका उपयोग कर सकती है। दूसरा सर हमको जो जैसे GST के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है, उसी प्रकार सर जो राज्य के टैक्स है उनके टैक्सों का भी बंटवारा करने की आवश्यकता है, ताकि उसमें जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, फिर जो नगर पालिका है, उनकी भागीदारी हो। उसके अलावा सर जो राज्य सरकारों ने जो 29 विषय 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है, उसमें से जो विशेष सब्जेक्ट है कि जहाँ से जो टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, वो टैक्स कलेक्शन की जो उत्तरदायित्व है फिर जिम्मेदारी है वो ग्राम पंचायतों को नहीं दी है, तो वो भी देने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही सर बस सर इतना। मुझे ये जानकारी मिली आपके डैब से कि आप अभी तक कहीं पे एम्प्लॉयड नहीं रहे, क्या ये बात सही है? जी सर। 2018 में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो एम्प्लॉयड ना रह के
कहीं ना कहीं आपने अपने गांव का नुकसान किया, अपने परिवार का नुकसान किया, अपने देश का नुकसान किया। आपको ये नहीं लगता? सर मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैंने सर अपना गांव में अपने परिवार अपने देश का नुकसान किया, क्योंकि सर कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए सर स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ ही सर जब मैंने अपनी जो पढ़ाई का है, यहाँ दिल्ली रहने का जो आर्थिक बोझ अपने परिवार के ऊपर नहीं दिया। एम टेक के अंतर्गत सर मुझे कुछ स्टाइफंड मिला था, उस स्टाइफंड का मैंने कलेक्शन किया और उस कलेक्शन का उपयोग फिर दिल्ली में रहने के लिए उपयोग किया। बाद में सर जैसे सिविल सर्विस में क्वालिफाई होने पर राजस्थान सरकार ने मुझे 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन भी दिया। इसके साथ ही सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक चेक इंडिया करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम कार्य करके कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के बाद कुछ पैसे वहाँ से हम जो मौद्रिक सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके माध्यम से वहाँ पे मैं जो मैथमेटिक्स से सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करता हूँ और मैं अब वर्तमान में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। Good. गगनयान के बारे में क्या जानते हैं? गगनयान जो भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत जो 2000 जैसे दो अभी तो 2022 तक का इसका अंदर टारगेट दिया था। जो पृथ्वी की जो हमारे अंतरिक्ष की निम्न कक्षा है, उसमें 7 से 8 दिनों के लिए 3 से 4 यात्रियों को अंतरिक्ष स्पेस के में भेजा जाएगा सर। टारगेट अचीव नहीं कर पाए हम, क्यों? सर इसका एक कारण तो सर कोविड के कारण था। तो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हो गया था, तो जो काफ़ी सारे प्रोग्राम थे वो चल नहीं रहे थे। उसके अलावा सर जो इंडियन एयरफोर्स के जो 4 से 5 पायलट को जो प्रशिक्षण देना था, वो प्रशिक्षण देने के लिए अभी उनको रूस भेजा गया है। तो उनका जो प्रशिक्षण है का कार्यक्रम है वो भी सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा सर कुछ जो विशेष उपकरण थे जिनका जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग किया जाना था, अभी उनके विषय में पूरी विश्वसनीयता प्राप्त करने में अभी कुछ देरी हो रही है सर। आपका नाम गगन है, तो आपको कभी अंतरिक्ष में रुचि नहीं रही कि आप भी एक एस्ट्रोनॉट बने? नहीं सर, ऐसी रुचि तो सर नहीं रही कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूं। क्या सर उस उसमें होने के लिए सर उस फील्ड में आपकी रुचि होनी ज़रूरी है। तब तक अगर किसी कार्य के अंतर्गत रुचि ना हो तो सर मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में हम सफल हो सकते हैं। मुझे एक और जानकारी मिलती है यहाँ से कि आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को 4th प्रेफरेंस दिया, विच इज नॉट यूजुअल। आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? यस सर। सर ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करने नहीं चाहता, लेकिन सर जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि मैं जो भारत में रहकर ही अच्छे से कार्य कर सकूँ। क्यों सर, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको सर मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर विदेश सेवा में भी जाने का मौका मिल रहा है तो मैं अवश्य सर वहाँ भी काम करने में अपनी रुचि रखूँगा। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स में आपने 3rd प्रेफरेंस दिया है इनकम टैक्स को, लेकिन कस्टम एंड एक्साइज को आपने 5th प्रेफरेंस दिया। क्यों आप इनकम टैक्स को ऊपर मानते हैं कस्टम एंड एक्साइज? कोई खास वजह? सर कोई खास वजह तो नहीं थी सर इन सब सर्विस के बारे में कि एग्जैक्ट आइडिया सर मुझे पता भी नहीं था। मैंने 1-2 लोगों से पूछने की कोशिश की तो सर उन्होंने इसी प्रकार से बताया था कि इनकम टैक्स को ऊपर और सेंट्रल एक्साइज को नीचे, तो उसी के अकॉर्डिंग सर मैंने किया है। बाकी सर कोई भी सर्विस कोई ऊंची सर्विस भी नहीं है, कोई नीची सर्विस नहीं है। जो सारी सर्विस है उन सारी सर्विसों का अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी महत्व रहा है। आपकी हॉबी सेक्शन में आपने लिखा है कि आप मीनावर्ती पद गाने के शौकीन हैं और कन्हैया गीत। तो मीनावती पद क्या होता है और कन्हैया गीत, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? सर जो मीनावती जो पद गीत है वो एक व्यक्ति के द्वारा गाए जाते हैं और उसमें जो एक मंडली होती है वो 6 से 7 लोगों की रहती है। लेकिन सर जो कन्हैया गीत है वो गांव के द्वारा सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। इसमें से 60 से 70 लोग गांव के शामिल होते हैं और वो सर एक झुंड के रूप में इकट्ठा होकर इन गीतों को गाते हैं सर। थीम क्या होता है मीनावती पद का और फिर कन्हैया गीत? सर इनकी जो थीम रहती है, एक तो जो अभी समकालीन जो मुद्दे चल चल रहे होते हैं, जैसे दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा के बारे में लोगों को शिक्षित करना, बाल विवाह है, इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा जो हमारी पुरानी जो कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही है, और जो जैसे जैसे शिव शंकर की जो शादी होती है तो उस शादी का जो किस प्रकार से हुई थी, किस प्रकार का वो माहौल था, तो उन सब के बारे में लोगों को बताया जाता है। अच्छा सा छोटा सा गीत सुनाइए। यस सर। सर जैसे जब मैं वहाँ जैसे छानिया जयपुर से बुलवाया, मेंढू आ गई ठाडा पाया, इतने में पड़ा मदन को ठीक आगा सोवा राम खटी के बाने विजय घंटे लटकाए, बे तो मथुरा से मंगवाए, सुनो या कॉलोनी के हाल, एक कमल तो दूजा गंगा सहाय। भावार्थ समझाइए।
सर जैसे हमारे गांव में विशेष रूप से जो एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक बार सर जो सरपंच का चुनाव हुआ था, तो वहाँ पर सर जो एससी की रिजर्व सीट आई थी, तो एससी के काफ़ी लोग थे जो गांव छोड़ के चले गए थे। तो बाद में जब सरपंच के लिए एससी की सीट आई, तो उन्हीं सभी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कैसे, जैसे छानिया जयपुर से बुलवाया, तो वो जयपुर रहते थे। फिर वो जो सरपंच की सीट आई तो वहाँ से आ गए थे। मेंढू आ गई ठहरा पा, क्यों मेंढू उन उसका भाई ऐसे था। तो तब तक वो आया, तब तक वो सरपंच के चुनाव में खड़ा हो चुका था। तो उन्हीं सब का बताया गया कि सर कैसे कैसे वो हुआ था। ठीक, ठीक, थैंक यू। ये सर। ये समाप्त करें। ये सर। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आज के समय भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सर अगर मैं एक चुनौती बताऊं, तो सर मुझे लगता है कि सर जाति व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है सर। क्यों सर, अगर जाति व्यवस्था समाप्त होगी तो कहीं ना कहीं जो दूसरी सारी कुरीतियाँ हैं वो इसी के आसपास घूमती है। और जो जाति व्यवस्था समाप्त होने के बाद न केवल बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, वो कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था के मूल से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर हम जाति व्यवस्था को समाप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरी चुनौतियाँ हैं वो भी इसके साथ जो समाप्त होंगी सर। धन्यवाद। आपका इंटरव्यू यही समाप्त होता है। आप जुड़े रहिए, हम आपसे फिर कनेक्ट करेंगे आपके फीडबैक के लिए। आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे? एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज? आपके हिसाब से कैसा रहा आपका इंटरव्यू? नहीं सर, मैं अबव एवरेज मानता हूँ ऐसे तो। लेकिन कुछ ऐसे थी सर, जैसे कुछ फैक्ट थे, तो उन सब के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बाकी वो फैक्ट। मैं अच्छी बातों पे पहले बात करूँ। आप बहुत वेल ड्रेस्ड हैं। आपके मैनरिज्म्स बहुत अच्छे थे। आप काफ़ी पोलाइट थे। आपने प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना। ये अच्छी बातें थी। पर ये क्रिटिकल एनालिसिस है, तो हमें उन एरियाज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बेटा, जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि आप जो चाह रहे हैं मार्क्स वो आपके आ सकें। तो एक तो आपने सीट ले ली बिना परमिशन, मतलब जब आप बैठने लगे तो मुझे बोलना पड़ा कि आप ले लीजिए। ये ठीक नहीं। आप सीट के नजदीक खड़े रहिए, आपको जरूर बोला जाएगा बैठने। इससे ये दिखाता है कि आप ऑर्डर्स लेने के लिए वेट करते हैं। ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, ठीक है? ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। दूसरा, मुझे लगा कि जो आपकी स्पीड है स्पीच की, वो बहुत तेज है। आप बहुत जल्दी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं, जिससे समझ नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोशिश करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है समझने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं। और जब सामने वाला प्रयास करे तो वो गेस करे कि अच्छा इसका मतलब ये रहा होगा। तो आप थोड़ा धीरे बोलिए और जरा सा ऊंचा बोलिए। बहुत नहीं, जो आपकी पिच है ठीक थी, जरा सा ऊंचा, जिससे कि क्लियर पहुंचे आपकी बात। एक आईआरएस वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि आईटी को आपने ऊपर रखा, इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज को नीचे रखा है, उसका जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आपने क्या कहा? मैंने अब 2-3 लोगों से पूछा है, उन्होंने बताया, वैसे मैंने डाल दी। इसका मतलब ये है कि आपको जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप उस पर एक रैशनल थॉट या लॉजिक नहीं अप्लाई करते। आपने कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं किया उसका। मतलब ये भी लगता है कि आप सोशल मीडिया को पढ़ के भी कोई स्टेप ले लेंगे कभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन के। आप समझ रहे हो? तो ये एक चीज़ है। एक जो गीत आपने सुनाया ठीक है, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जब ऐसे गीत सुनाएं तो कुछ ऐसा गीत सुनाएं जिसमें कोई सोशल प्रॉब्लम डिस्कस हो, जैसे डाउरी, चाइल्ड मैरिज। ये अच्छा होगा। कहीं पर ऐसा लगा कि जरा सा क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था, एससी वर्सेस एसटी वाला। आप समझ रहे हैं? जबकि आपने कहा कि इसी चीज को हमें हटाना है, सबसे बड़ी चुनौती, सामाजिक चुनौती आपने वही बताया, तो जरा विरोधाभास लगा। और जब आपसे पूछा गया कि आपको ये गीत सुना दीजिए, आपने 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया, आप तुरंत सुनाने पे आ गए। इससे ये एहसास हुआ मानो आप तैयार करके आए थे वो गीत पूरी तरीके से, और वो तैयार भी था आपके पास, और जिसकी वजह से आपने जरा भी वक्त नहीं कंज्यूम किया, थोड़ा भी समय खर्च नहीं किया, आपने बिल्कुल सुनाना शुरू कर दिया।
तो ये एक रेडीमेड वाली फीलिंग देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगता कि आप सोच रहे हैं और सोचकर बोल रहे हैं। कई बार आपने ऐसा किया कि आपने अपने सेंटेंसेस को पूरा नहीं किया। जैसे आप कहना चाहते थे कि मैं समझता हूं, तो आपने ऐसे कहा मैं समझता हूं। आपने आखिरी शब्द या तो फिर आप पूरे तरीके से आपने उसे हटा दिया, या आप इतना धीरे बोले कि सुनाई नहीं आया। आपके उत्तर जो आपने ग्राम विकास समिति के इर्द गिर्द दिए वो बेहतरीन थे, वो शायद सबसे बेहतर उत्तर थे आपके। और ये आपके डेस्क में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को देख लिया है अंदर से, ठीक है, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को आप समझ चुके हैं। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वन ऑफ द मेजर टास्क इज टू ट्रांसफर द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, है ना। तो आप जो लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं, कुछ स्कीमों का भी आपने नाम लिया, बहुत बढ़िया था, ठीक है। जब मैंने आपसे पूछा था सुभाष बोस वाला सवाल, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सर मैं वैसे एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं थी। मैं सोच रहा था कि बोर्ड मेंबर को थोड़ा मतलब ब्लफ नहीं करूँ या फिर मैं गैस करने के नहीं बोलूँ शुरू शुरू में, तो उस वजह से सर मैं सॉरी बोलता हूँ। ऑब्वियस है, ये आपकी हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है हर जगह। पता था, लेकिन सर जैसे ऐसा होता नहीं कभी कभी कुछ पॉइंटों में हम उस वजह से। उत्तर दिया था, आपको ये कहना चाहिए था कि मैं अभी ठीक से सब कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने क्या बोला, मैं ज्यादा नहीं जानता इसमें। ये गलती ये गलती थी, ठीक है। तो वहां पर इशू हुआ। राजभाषा वाला उत्तर भी आपका बहुत अच्छा था। इस सेक्शन में आप काफी स्ट्रांग हैं। सामाजिक मुद्दों पे भी आपका जो व्यू पॉइंट है वो काफी अच्छा है। पर जैसा मैंने बताया आपको कि जो गीत है वो आप थोड़ा और इंक्लूसिव लीजिए कोई। सर मुझे इनफैक्ट यही सर याद आया था, नहीं ऐसे सर 4-5 मतलब और काफ़ी याद है, तो वो ठीक है सर। गीत गा रहे हैं क्योंकि आप एक ऐसी भाषा में गा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि जो वहां पर बैठे हैं उस भाषा का ज्ञान उन्हें हो। तो आप एक बताइए एक लाइन में कि मैं जो गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ वो इस विषय पर है, फिर आप गाइए। और एक पैराग्राफ काफी होगा, 4 लाइनें काफी होंगी, आपको पूरा गाना नहीं गाना है, 4 लाइनें काफी होंगी। और बहुत लाउड मत हो जाइएगा गाते वक्त, बट जैसा आप बोलेंगे ये इस विषय में, जैसे कि ये दहेज व्यवस्था के विरुद्ध है, ऐसा बोल के आप 2 सेकंड का पॉज लेकर फिर उस गीत को गाइए, फिर 2 सेकंड का पॉज लीजिए, फिर उसे बताइए कि इसका मतलब जो है वो ये है। और उसके लिए भी अगर आपसे मतलब ना पूछा जाए तो आप ये बोल दीजिए कि सर अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं इसका भावार्थ बता सकता हूँ। तो ये आप बताइए, वो जरूर पूछेंगे, उससे पहले हो सकता है आपसे पूछ, ठीक है। इससे क्या लगा कि आपका गेम कब शुरू हुआ समझ नहीं आया, कब खत्म हुआ समझ नहीं आया, इतना तेज, मतलब बिल्कुल भी वो टेम्पो जो है स्पीच की खराब हो गई। ये बोलने दो चीज आती है इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करना मतलब थोड़ा। ऐसा लगता है उससे कि आप याद करके आए हैं और आप सोच नहीं रहे, मतलब क्राइसिस आप कैसे हैंडल करते हैं नहीं समझ आ, ठीक है। जो आपको पता है वो पता है, जो नहीं पता है सॉरी बोल के निकल जाते हैं। जैसे खेलो इंडिया वाला है, खेलो इंडिया कहाँ पर होने वाला है 2022, आज के न्यूज पेपर पे लिखा हुआ। ये चीज इधर कर दिया तो हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, करंट अफेयर्स में अगर आप गलत करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टेस्ट जो है वो आपके पर्सनालिटी का है, तो कुछ चीज़ें देखी जा रही है कि आपका इंटेलेक्चुअल डेप्थ कितना है, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है, आप क्राइसिस को कैसे हैंडल करते हैं, आप मल्टी डायमेंशनल व्यू रखते हैं, लिबरल अप्रोच रखते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है, या बहुत संकुचित विचारधारा के हैं, क्या आप कास्टिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है। तो आप कभी भी एक इंक्लूसिव व्यू रखिए, भारतीय संविधान के विरुद्ध कभी मत जाइए, जो आप नहीं गए इंटरव्यू में कहीं पर भी। और जो कम्युनिकेशन है, आपकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, आपका जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग है, बट आपका जो टेम्पो है स्पीच का उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
और अगर आप वो कर लेते हैं तो जो भी मार्क्स आज हमने आपको दिया है उसमें आप 15-20 नंबर और जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फीडबैक है। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? गगन, आप 1 मिनट के लिए खड़े होंगे जरा प्लीज। जब आप एंट्री किया और खड़े हुए थे तो किस पोजीशन में खड़े हुए थे मुझे बताएंगे जरा। सॉरी सर, अभी तो सर ये आप ऐसे करके खड़े हो गए थे। हाँ। ये पोजीशन बहुत ही डिफेंसिव पोजीशन है कि आप थोड़ा प्रेशर ले रहे हो अपने ऊपर। हाँ, सीधे खड़े रहो, ऐसे कभी मत खड़े हो। आपने आते ही जो पोजीशन आपने जो दिखाई है अपनी कि मैं थोड़ा सा जरा नर्वस, ठीक है। आप जब एंट्री किए उस टाइम भी आप थोड़ा सा जरा मुझे लगा जैसे थोड़े से एप्रीहेंसिव थे, और आके जब आप ऐसे खड़े हो गए तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। गलत बोल रहा हूँ? ऐसा सुनीता नहीं था, सर स्ट्रेस में था टेंस थे, नर्वस थे आप। सर, वो तो सर थोड़ा नर्वस था। हाँ, बट वो नजर आ गया आपके एक्शन से, सबकॉन्शियसली आप नर्वस थे, इसका मतलब सीधे खड़े रहिए, ऐसे कभी मत खड़े हो, ठीक है। ये पोजीशन इज नॉट द राइट पोजीशन फॉर हाथ ऐसे भी बंद नहीं रखने और खुले भी नहीं रखने, बस लाइटली, बस एग्जैक्टली, ठीक है। बैठिए। कोट के बटन आपके खुले हुए, जब आप एंटर करें तो कोट के बटन आपके ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए, नीचे वाला बटन खुला रहना चाहिए। जब जैसे ही बैठो आप उस टाइम आप ऊपर वाला बटन भी खोलो। इसको एटिकेट्स बोलते हैं ड्रेसिंग के, ठीक है। तो ये अगर आप कर लो, छोटी मोटी बातें आपको बता रहे इसके लिए रहे बिकॉज आपने 161 स्कोर किया था, अब आपका टारगेट कितना है? 191, है कि नहीं? तो 191 में कहाँ पे कमी रहेगी वो वाले इश्यूज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वेरी वेल ड्रेस्ड, पर अगर आप ये ड्रेस पहन के प्लान कर रहे हो करने के जाने के लिए, शर्ट आपकी डार्क है, शर्ट थोड़ी लाइट ब्लू या व्हाइट पहन। सर हाँ, लाइट ब्लू या व्हाइट, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन लगेगी। ओके, आपने शेव नहीं किया मुझे जो लग रहा है। उससे करने के वहां तो करके था सर। हाँ बिल्कुल, उस दिन बिकॉज ये अनकेप्ट सी फीलिंग देता है ये, वहां तो बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है, ये उससे थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि उस दिन आप शेव करेंगे और आपके बाल भी सही तरीके से अच्छे बना के जाएंगे। मुझे लग रहा है कि बस आपने ऐसे ऐसे करके बस बाल लेके आप आ गए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप समझे, वहां के लिए आपको बहुत सारे ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। वॉशरूम में जाके अपना पहले बेशक फेस अगर धोना है, बेशक बाल आपको कंघी करने, वो सब आपको करना है। आप जब आपके शूज पॉलिश नहीं है, मे भी शायद आप पॉलिश करके आए होंगे, बट आप जब वापस यहाँ पे जब आए हैं चल के तो गंदे हुए, मेक श्योर कि आपके शूज चमकते हुए। लेसेस आपकी जो है मुझे बहुत लूज लग रही हैं, ये थोड़ा सा फीलिंग दे रहा है कि आप ज्यादा केयर नहीं करते, ठीक है। ओके, आपका बैठना, ये पोजीशन थोड़ा सा अगर आप अपने आप पीछे होके बैठे जरा, यस, उसमें इस पोजीशन में आपने फर्क देखा। आप जो पहले बैठे हुए थे बिल्कुल आप एज पे ऐसे करके बैठे हुए थे बस, और पूरा आप तक ऐसे ही बैठे रहे पूरा थ्रू, आप हिले नहीं बिल्कुल। तो इंसान आप थोड़ा बहुत हिलोगे तो आपके हाथ की चूंड ऐसे ही अगर रहेगी तो कभी बीच में ऐसे कर लो, थोड़ी बहुत चेंज करो, रोबोटिक नहीं नजर आना आपको, वो आपको ध्यान देना है। आपकी जो पिच ऑफ द वॉइस थी बहुत लो थी, आप बहुत आपकी, कई बार मुझे एक बार मुझे पूछना पड़ा क्या बोला आपने, और एक बार जब उनको जवाब सबको जवाब दे रहे थे उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे, बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपकी पिच थोड़ी लो थी, थोड़ी सी पिच को रेज करना है, और जैसे आपने बताया आपका जो पेस है वो बहुत फास्ट है, उसको थोड़ा स्लो रखना है, पिच को थोड़ा इंक्रीज करना है और आपकी पेस को थोड़ा स्लो करना है आपने। आप जब आए थे तो आपकी टाई अपने पैंट के अंदर टक इन करके रखी हुई थी, आपकी टाई जो है पैंट के अंदर टक इन थी। हाँ, मेक श्योर कि वो नहीं होना चाहिए। आपके आई कांटेक्ट मुझे
ठीक नहीं लगा। आपके आई कांटेक्ट जो पैनलिस्ट के साथ होना चाहिए, मुझे लगा कि आप एक जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं ना, लोगों ने शायद कहीं बोल के रखा हुआ है कि जो प्रश्न पूछता है खाली उसी की तरफ देखना है, वो गलत है। अगर मान लो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तब तो उस पीरियड पे आपका ध्यान खाली मेरे ऊपर ही होना चाहिए, और जब आप जवाब दे रहे हो उस टाइम 60 to 70% तक तो ध्यान आपका मेरे ऊपर ही होना चाहिए, बट बाकी जो 20 से 30% है वो बाकी पैनलिस्ट के ऊपर भी होना चाहिए। खाली ठक ठक करके नहीं देखना, आप स्मूथ जाके और ठक, मतलब आप अगर ऐसे ऐसे करोगे ना तो लगेगा देखो आप अवॉइड कर रहे हो केस, क्योंकि वो तो आपको देख रहे हैं, और जैसे ही आप उनको तरफ देखोगे और ठक करके आगे चलेगे, वो उनको लगेगा देखो मेरे गेज को अवॉइड कर रहे हैं। गेज को अवॉइड करने का मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है बंदे के अंदर। तो सॉफ्ट ग्लास देना है, और उस समय अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, जो आपके पूरे के पूरे शो के दौरान, पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान आपके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, आप कैसी स्माइल आ गई, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके सीरियस लग रहे थे। बहुत सीरियस थे आप। जितना ध्यान, जितना आप आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी तो आपके पैनलिस्ट के चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी। स्माइल स्प्रेड्स स्माइल्स, ये याद रखिए। आप सीरियस हो जाएंगे तो वो भी आपके और ज्यादा सीरियस क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो सीरियस हो जाएंगे तो आप सीरियस हो जाओगे। आप स्माइल करेंगे तो आपको नजर आएगी, उनकी तरफ से भी स्माइल नजर आएगी, और माहौल उतना ही ज्यादा लाइट हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिए। लैंग्वेज के ऊपर बहुत कंट्रोल और अच्छा था आपका, पर आपने ऑनेस्ट आंसर भी दिए, मुझे अच्छा लगा, पर इमीडिएटली आप आंसर कर रहे थे, इमीडिएटली आंसर मत कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस में जहां जहां आपने इमीडिएटली आंसर किया, इसका मतलब है कि आप बस रट्टा मार के आए और आप वहां पे उगल गया। 2-3 सेकंड, मे बी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आप लीजिए जवाब देने के लिए। जैसे सर ने बताया आपको गाना गाने के लिए, समझ रहे, तो वैसे ही आपको उतना जैसे गैप वहां पे रखने को बोला, वहां पे ऐसे आप जो जवाब देते हो उस टाइम पे भी थोड़ा सा गैप रखिए। वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। आपने जो गाना, जैसे आपने बताया कि वेट करना चाहिए था, और पहले और थोड़ा बाद, पहले थोड़ा सा जरा दो भूमिका और एंड में एक्सप्लेनेशन, वो जरूरी था। एक जगह पे आपने बताया, जो मैंने आपको पूछा बाल विवाह अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे आप, तो आपने बोला मैं वहां जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा मैं ये करूंगा। मैं ये करूंगा मतलब क्या होता है? मैं ये करूंगा नहीं, मैं ये स्पेल दम आउट, मैं ये करूंगा, मैं आपको गिरफ्तार करूंगा, मैं एक ही केस करूंगा, जो भी आपने बोलना है स्पेल आउट कीजिए। ये करूंगा नहीं, ये आप क्या मतलब अंधेरे में तीर मार। और आपका इंटरव्यू डेट कब है? 28 अप्रैल। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत टाइम है थोड़ा सा जरा ये चीजों को टचअप करने के लिए। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपको पूछा गया था कि आपको लग रहा है कि आपने गलती की, तो आपने बोला हाँ मुझे लग रहा है गलती की, मैंने आई शुड हैव करेक्टेड। अच्छा लगा, गुड। अपनी गलती स्वीकार करना गलती नहीं होती, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी, जैसे कहते हैं ना, बहुत एक महान कार्य होता है अपनी गलती स्वीकार करना। तो अगर आपने उस गलती से सीखे कुछ, आपने कुछ सीख लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो आप प्लीज, दैट वाज गुड। और ओवरऑल आई थिंक आपका जो टारगेट है, आई एम श्योर आप अचीव करेंगे। अगर अभी छोटी मोटी बातें आपको बताइए, इतने डीपली जाके आपको इसके लिए बताया क्योंकि आपका टारगेट आपने खुद स्पेल आउट किया है, तो जो शॉर्टफॉल है वो हम लोगों ने स्पेल आउट किया आपके लिए, ठीक है? ध्यान रखिए उनका प्लीज। ऑल द वेरी बेस्ट। सर देखिए, आप में अच्छी बातें मुझे ये लगी कि आपका आर्टिकुलेशन जो था थॉट्स का, आंसर्स का, दैट वाज वेरी गुड। आपके जवाबों में एक ईमानदारी दिखती है, काफी अच्छी चीज है। जैसे मैंने बताया, ग्राम विकास समिति का जो आपकी भूमिका है उसमें, और जो आपने कार्य किए हैं और आपने जिस तरीके से उनका वर्णन किया, दैट वाज वंडरफुल। वो आपकी सबसे बड़ी असेट, ठीक है? तो उसको आपको और कैपिटलाइज करना है जहां हो सके। नॉलेज आपका अच्छा है। अब कमियां जो रही, जैसे एक आपने शेयर नहीं किया, वो सर ने बता दिया है। आप कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते थे, ऐसा मुझे लगा। जैसे
इतना आइडिया नहीं है। बहुत बार आपने आइडिया 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 सर मुझे आइडिया नहीं है, या सर मैं आइडिया दे दूंगा, सर मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आप हिंदी यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्माइल थ्रू आउट मिसिंग भी आपके इंटरव्यू से, तो उस पर काम करिए आप। आई कांटेक्ट के बारे में सर ने बता दिया है आपको कैसे करना है, उस पर थोड़ा काम करिए। बहुत जगह पे एब्रप्ट आई कांटेक्ट लगा आपका, जैसे ठक ठक सर ने बोला वैसा था आपको, तो वो नहीं होना चाहिए। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, जैसे जवाब देने में भी जल्दबाजी, फिर सॉरी कहने में भी जल्दबाजी। बहुत जगह पे आपको जवाब पता नहीं था तो तुरंत ही सॉरी, आपने सोचने का वक्त भी नहीं लिया। जैसे खेल महोत्सव कहाँ पे होने वाला है, सॉरी इतना जल्दी सॉरी, आप सवाल आपने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि आपने शायद आप अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना के आए हैं कि स्पोर्ट्स को लेके सवाल आएंगे तो मैं सॉरी कह के निकलूं। ऐसा ऐसी प्रतीत होता है ऐसा कि आप ऐसा करें। नहीं हुआ तो उस वजह से ऐसे सेक्टर ये छूटे हुए सारे। बहुत जल्दी सॉरी मत दो, एटलीस्ट 1-2 सेकंड का तो पॉज दीजिए। ठीक है, और ये जैसे वो लोगों से पूछा मैंने IRS वाला, ये जवाब बिल्कुल सही नहीं है, उसके लिए थोड़ी अच्छी तैयारी करिए। IFS वाला आपने अच्छा बोला कि सर मैं देश में रह के कार्य करना चाहता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, वो ठीक है। तो IRS में भी आप ऐसा कोई सवाल सोचिए, जवाब सोचिए आप। और गाना आपने बहुत जल्दी शुरू कर दिया, आप बिल्कुल तैयार होकर आए थे, ऐसा लगा मुझे कि भाई जैसे ही सर बोलेंगे गाना सुनाओ तो मैं ये गाना सुनाऊंगा। तो ऐसा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि आप एक रोबोट तरीके से काम करते हैं, जो फीड किया गया है आप उसको बताएं। ठीक है, बाकी सवाई माधोपुर से हैं आप, ट्रॉफी हंटिंग के बारे में पता नहीं है आपको तो उसको। और बहुत सारे सवाल नहीं पूछे मैंने, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर सवाल बन सकते हैं, तो वो आपकी तैयारी कैसी है? ठीक है, नहीं वो उतना टेक्निकल पूछेगी भी नहीं, लेकिन बेसिक जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको आप थोड़ा ध्यान रखिए उनके लिए। फिर चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके फादर का नाम उनसे मिलता जुलता है इसमें। ठीक है, बाकी आपके जो जोनल प्रेफरेंसेस हैं उसमें आपने नॉर्थ ईस्ट को लास्ट प्रेफरेंस दिया है, तो उसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया, कोई स्पेसिफिक बायस है आपका नॉर्थ ईस्ट को लेकर, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो उसके भी अच्छी तैयारी करिए। तो आप अगर ये सारे इंप्रूवमेंट करते हैं गगन, और एक और इम्प्रूवमेंट जो सबसे बड़ा करना है आपको, वो है आपकी वॉइस, पिच ऑफ द वॉइस। ठीक है, बहुत जगह पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, इट इज लाइक यू आर मरमरिंग, आप मन में बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक, क्लियरली इवन जो गाना आपने गाया वो थोड़ा और बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते थे उसको, थोड़ा सा लाउडली। ठीक है, और जैसे गाने में सर ने बताया कास्ट स्टिंट आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। आपका SC ST में आपका जवाब काफी अच्छा था कि हाँ सर कमियां हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने जब गाना सुनाया तो फिर आप अगेन कास्टिस्ट थोड़े नजर आए, तो गाना थोड़ा अच्छा हो सकता है। ठीक है, और पिच थोड़ी सी और अच्छी करनी है। वो थोड़ा एंथुसियास्टिक गाना गा दो ना। पिच में ऐसा होता है कि एक तो लाउड थोड़ा, और जो मैं थोड़ा बोलता हूँ वो स्लो, ये दो ही काम करने हैं सर। दोनों काम करने हैं आपको, Yes, थोड़ा सा लाउड भी बोलना है और थोड़ा थोड़ा slow। आराम से बोलना है, जैसे Yes, sir। सामने वाला कॉम्प्रिहेंड कर सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो गाना में जो बात कर रहे हैं, तो गाना भी ऐसा गाओ जो कि थोड़ा सा जरा दमदार हो, दमदार हो। है कुछ एंथुसियाज्म, लोगों को भी कुछ जोश आए। राजस्थानी गाने तो यार मतलब मुर्दे को भी खड़ा कर देते हैं, जोश से भरे होते हैं वो। तो थोड़ा जोशीला गाना गा दो, मजा आ जाएगा। और आपके एंड में आपकी जो फुट पोजीशन है आपका ना, बहुत गलत है ये। अगर आप आपके जो टोज ऐसे करके रखेंगे, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, समझ रहे हैं? दूरी बनाइए, हाँ, ऐसे रखिए, पैर ऐसे रहेंगे खुले, ऐसे नहीं रहेंगे। ऐसे नहीं। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, और अपने हील्स को थोड़ा पास करो, थोड़ा पास करिए। बस, और पैर खुले रहेंगे। ठीक है, ऐसे रहेंगे, इसका मतलब है कि आप बहुत डिफेंसिव हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर इतना मुझे आइडिया नहीं था। हम यहाँ बैठे सर वही तो सर, अब मतलब मैं पहली बार यहीं देना आया था, तो थोड़ा कि आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जैसे सर खुद सर ये काफ़ी चीज़ मैटर करती है। छोटी मोटी चीजों को ध्यान रखोगे ना, तो स्ट्रेट अवे बिना कुछ किए आपके 10 नंबर तो बढ़ गए, बिना कुछ किए। बाकी जो आपको बातें बताई हैं, आपका जो पिच के बारे में, आपका आई कंटेक्ट के बारे में, आपके टोन के बारे में, ये अगर आपने किया तो जैसे बताया सर ने आपको, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप 200 ना क्रॉस कर जाओ। आपके हाथ में है और टाइम है आपके पास।
ये जो लेस है जूते के, ये पैंट मतलब ये बाहर नहीं होने चाहिए। जैसे आपके राइट फुट का है वैसे ही लेफ्ट का होना चाहिए। ये जो लेस है बड़े अनटाइडी लग रहे हैं। ठीक है, तो या तो फिर आप एक छोटी लेस कर लीजिए, इसकी लेस बहुत लंबी लग रही है मुझे, या आप टाई करिए किसी अलग तरीके से जिससे कि वो बिल्कुल बड़े अनटाइडी से ऊपर से नीचे। तो देखिए, सबसे पहले आपका चेहरा देखा जाता है, फिर आपके जूते देखे जाते हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट आप इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए। एक छोटा सा कपड़ा रख सकते हैं आप अपने साथ उस दिन जिस दिन यूपीएससी जाएंगे ढोलपुर हाउस, ज़रा सा जूते पे मार के जिससे कि जूता चमकने लगे आपका। छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पॉलिश करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, वो आप ज़रूर करवाइए, पर एक थोड़ा एक छोटा कपड़ा भी रखिए जिससे कि आप उसे साफ कर सकें तुरंत घुसने से पहले। ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे इससे पहले मैं आपके मार्क्स डिस्क्लोज करूँ। तो मैक्सिमम चीज़ थी वो सर आपने बताई थी वो तो। बाकी सर नॉलेज का पार्ट तो वो तो हमेशा ही मतलब जैसे फैक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो तो हमेशा ही रहेगा कि काफ़ी सारे वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। यस सर। ठीक है, जैसे सर ने भी आपको बताया ये बात कि आप तुरंत तुरंत आंसर करें। जैसे खेलो इंडिया वाला, मैंने पूछा फुटबॉल है, आपने बोला नहीं, नहीं पता। मैंने बोला हॉकी नहीं है, नहीं पता। पहले बोल आपको जवाब कुछ ऐसा देना चाहिए, खेलो इंडिया सर, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है पर मुझे लग रहा है कि होना चाहिए। इससे लगता है कि आप कुछ थॉटफुल इंसान हैं, वरना लगता है कि हाँ पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं है। फिर आप में और एक नॉन ब्यूरोक्रेट में क्या फर्क हुआ? हाँ, वही सॉरी बोलना, सॉरी बोलने का तरीका। कई बार आपके पास डेटा नहीं होंगे, अगर जब आप काम कर रहे होंगे डेटा नहीं होगा तब भी डिसीजन मेकिंग तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेंगे? सॉरी बोल देंगे। एस्केपिस्ट एटीट्यूड लगता है सॉरी। ठीक है, सॉरी शुड बी एन एक्सेप्शन नॉट अ नॉर्म। ठीक है, और लकी हो आपकी, आपके हाथ में पेन नहीं होगा उस दिन। आपके हाथ में पेन और आप कबड्डी खेल रहे हो, कभी क्लिप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है पता है? नहीं नहीं, इसका मतलब पता समझ रहे क्या होता है? आप अपने आप यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो लकीली उस दिन हाथ में पेन नहीं होगा तो टेंशन नहीं है, बट अवॉइड करो। पेन कभी हाथ में हो तो कभी ये सब फिर कबड्डी खेलना और ट्रिक चीज करना और वो सब नहीं करना। बिकॉज ये ना आगे वाले बंदे को इंप्रेशन दे रहा है कि ये देखो, नंबर वन आई डोंट केयर अबाउट यू, और नंबर दो यार आई एम डिस्ट्रैक्टेड। नॉर्मल लगता है। काफी यंग है, ये आपके लिए पॉजिटिव पार्ट है, बट ये आपका चौथा अटेम्प्ट है। तो ये आशा होगी बोर्ड को कि आप 4 अटेम्प्ट में इन दिनों में आपने बहुत काम किया अपने पर्सनैलिटी। तो एक फर्स्ट टाइमर और एक फोर्थ टाइमर में एक फर्क दिखना चाहिए। ठीक है, प्लस आप ये भी जानते हैं गगन कि आपने कितनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं और हमें तो लगता है कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार, और अच्छे अंकों से हो रहे हैं और आपको अपने मन मुताबिक सर्विस भी मिली। इस इंटरव्यू के आधार पे हमने आपको 175 दिया है क्योंकि उसमें इतनी सारी कमियां थी, पर अगर आप इनको ठीक करेंगे तो बस आप 25-30 नंबर जितना भी चाहें जोड़ लीजिए। ठीक है, पर इम्प्रूवमेंट तो है आप में पिछले बार के काफ़ी। फिर सर मुझे भी लग रहा है कि छोटी छोटी गलतियाँ होती है। उनको सुधारने की ज़रूरत है। थोड़ा अभी भी आप जैसे बहुत धीरे बोल रहे हैं। सर जोर से बोलिए, आप कितना जोर से आप मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, पूरा मुंह खोल। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो सुधार करने की आवश्यकता ऐसे बात करिए, छोटे छोटे गलतियां ऐसे ऐसे मत आप अपना करिए। मुंह नहीं खोल रहे हैं ना। इन दिनों में प्रैक्टिस करिए उसकी। कितने सारे स्टेक होल्डर से आपको बात करनी होगी, सीनियर, पॉलिटिशियन, जूनियर, पीपल, ग्राम सभा वाले। ठीक है, आप कैसे बात करेंगे? कॉर्पोरेट्स ऐसे मीकिशली बात करेंगे तो वो तो एकदम डोमिनेट कर देंगे आप मीटिंग में, तो आप सरकार का पक्ष कैसे रखेंगे? ठीक है, धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।